नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हमारे देश में किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो हमारा संविधान है, उसमें 4 तरह की व्यवस्थाएं बताई गई है। एक हमारी न्यायपालिका है, एक हमारी कार्यपालिका है, एक हमारी विधायिका है और एक हमारा जो प्रशासनिक है ढांचा वो है। ये 4 तरह से हमारी व्यवस्था चलती है। इस 4 व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका है वो तो इम्प्लीमेंट करती है। जो हमारी विधायिका है वो चाहे विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहां नियम कानून बनाती है। न्यायपालिका ये देखती है कि जो हमारे कानून है वो कानून के अनुसार जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं वो, और हमारे जो कानून में प्रावधान है वो, और हमारा विवेक, ये तीनों चीज को देखकर जो है वो न्यायपालिका निर्णय लेती है। पर हम इधर देखते हैं कि हर बार ये हो रहा है कि एक दूसरे के क्षेत्र में लोग अतिक्रमण करते हैं और जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो लोगों को अंततः न्यायपालिका के पास जाना पड़ता है। और न्यायपालिका के पास इतने केस लंबित हैं, चाहे वो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे हाई कोर्ट की बात करें, चाहे जिला न्यायालय की बात करें, चाहे तहसील न्यायालय की बात करें, सभी स्तर पे, चाहे राजस्व न्यायालय हो चाहे न्यायिक न्यायालय हो, सब जगह केस लंबित है। बावजूद इसके बहुत सारे मामले जब हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उनमें कभी कभी सरकारों को आड़े हाथों उनको लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार लगातार कुछ इस तरह के काम करती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन करती है, एक पक्षपात करती है, और दिखता है कोर्ट को साफ तौर से कि सरकार का रवैया क्या है। अगर हम पिछले साल 2 साल की घटनाओं पे नजर डालें तो हमको 2-3-4 टिप्पणियां, बड़ी तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की सरकार को लेकर सुनने देखने मिलती है। तो सरकार से सबसे पहले अभी हाल ही में जिस घटना को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण क्यों नहीं लागू किया, और आप लोग क्या कर रहे हैं, राज्य में आपकी सरकार है, आप दूसरी राज्य सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप अपनी ही राज्य सरकारों के खिलाफ कुछ नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महिलाओं के आरक्षण मुद्दे पे सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। केंद्र पर निशाना साधते हुए अदालत ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में वो कार्रवाई करने में विफल रही है। नागालैंड में महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाना था वो लागू क्यों नहीं हुआ, और पिछले सालों में जिस तरह से गैर भाजपाई राज्यों में हम देखते हैं कि ईडी और आईटी के छापे लगातार हो रहे हैं, और जो सेंट्रल एजेंसियां वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत जागरूक है वो जान रहा है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर अगर विपक्ष की सरकार है तो उसको घेराबंदी करने में, इसलिए हम देखते हैं कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र में अभी तक थोड़े दिन पहले तक लगातार कार्रवाई हो रही थी, पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही थी, केरल में, जहां कहीं भी, बिहार में जब इनकी नीतीश बाबू से इनका जो है मोह भंग हुआ, दोनों अलग अलग हुए, तो वहां कार्रवाई होने लगी। तो हम देखते हैं कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो आम आदमी के मन में सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ गैर भाजपाई राज्यों में, बाकी राज्यों में ऑल इज वेल की स्थिति है? अक्सर चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रीगण भाजपा को इसलिए जिताने की अपील करते हैं क्योंकि भाजपा की जीत होगी तो डबल इंजन की सरकार आएगी और वो तेजी से काम करेगी। एक ये भी बात है कि कोई सरकार संवेदनशीलता से काम करती है, इंजन जो होता है उसके बाद संवेदनशीलता नहीं होती। जो पद्धति में मनुष्य होते हैं उनके पास संवेदनशीलता होती है। इंजन तो अपना जो है जिस तरह से उसको आप सेट कर देते हैं उस तरह से काम करता है। तो ये कहना कि डबल इंजन की सरकार, आप ये कह सकते हैं कि संवेदनशील सरकार होना चाहिए, जवाबदेही सरकार होना चाहिए, पर ये डबल इंजन की जो बात आई है, तो अभी जब इस सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की तो ये डबल इंजन की सरकार, क्योंकि नागालैंड में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी है, तो ये कहीं ना कहीं इस जो डबल इंजन की बात हो रही है इस पे जैसे कहते हैं कि एक हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भाजपा शासित जो मणिपुर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ तो एक्शन नहीं लेते हैं, पर आप जो है दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है तत्काल एक्शन में आ जाते हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं, रातों रात कार्रवाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारी कोर्ट है वो सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साध रही। सरकार जो जिस तरह के निर्णय ले रही है, पिछले दिनों प्रेस की आजादी को लेकर जब बात हुई तो ये कहा गया कि प्रेस स्वतंत्रता देश के लिए जरूरी है, आप बिना स्वतंत्र प्रेस के देश की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि
अभिव्यक्ति के जो की आजादी, उस पर लगातार हमले हो रहे थे, और जो लोग प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे या जो विद्रोह का स्वर था उसको दबाने के लिए बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। तो इस पे लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी। अभी हमने देखा कि मणिपुर की घटना है, इस घटना में 3 महीने से लगातार हिंसा हो रही थी, प्रधानमंत्री चुप थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता, 12 बजे प्रधानमंत्री जो है वो कैमरे के सामने आके अपना दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है और मैं बहुत दुखी हूं। तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। पहलवानों के मामले में देखें, महिला पहलवानों के मामले में, तो यहां भी हमने देखा कि महिला पहलवान लगातार अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। पर जब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में गए ये लोग, तो तब जाकर कहीं जो है कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि वो बहुत दबंग सांसद थे भाजपा के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हम देख रहे हैं कि लगातार कई मामले में लोगों को जब कहीं राहत नहीं मिल रही है तो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट देख भी रहा है, कोर्ट ये महसूस भी कर रहा है कि किस तरह से सरकारें बदले की कार्रवाई कर रही हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जहां पर उनकी सरकार है वहां पे सरकार मौन है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पर जहां विपक्षी सरकार है वहां पर जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। हमने देखा कि जजों की नियुक्ति को लेकर भी हमारे देश में बड़ा बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार था उसको छीनने की कोशिश हुई, और जो तत्कालीन विधि मंत्री थे किरण रिजिजू, वो उनको बाद में हटना भी पड़ा, और एक नए तरह की बहस हुई, क्योंकि सरकार अघोषित रूप से जजों पे लगाम लगाना चाहती थी, जो ये संभव नहीं हो पाया। पर जजों को अलग अलग तरह के प्रलोभन है। हमने देखा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस महोदय रिटायर हुए, उनको राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। अलग अलग जजों को जो है वो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ऑफर होते हैं। तो जिस जगह हमको लगता है कि न्याय निष्पक्ष होगा, न्याय किसी की तरफ नहीं झुकेगा, सरकार अपने प्रलोभन से, अपने दबाव से, अपने प्रभाव से न्यायालय को भी अपनी ओर करना चाहती है। पर जैसा हम समझते हैं कि न्यायालय अभी भी जिम्मेदार है, इसीलिए जब न्यायालय इस तरह की टिप्पणी करता है और जब वो कहता है कि आप डबल इंजन की सरकार है, तो हमको ये बात भी समझना है कि जहां जगह जगह ये गाना गाया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, अभी हम कुछ आंकड़े देख रहे थे, तो जहां पे भाजपा की सरकार थी जिन राज्यों में, उन राज्यों में जो महिला अत्याचार थे उसका आंकड़ा बहुत आगे था। तो वो आंकड़े जो है उसको ये प्रदर्शित नहीं करते। जहां पर आपको किसी पे हमला करना होता है, आप वहां के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। आप अपनी सरकारों को हर जगह बचाते हैं। आपको लगता है कि सब जानते हैं कि पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिस्टम एक सा है, कट एक सा है, पर जहां आपकी सरकार होती है वहां पर वो आपको लगता है कि सब राम राज्य है। या जब कोई आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो आप उसको कहते हैं कि वो शुद्ध हो गया। तो जैसे आपकी पार्टी नहीं हुई, कोई गंगा हो गई जिसमें लोग डुबकी लगा के पवित्र हो जाते हैं। तो न्यायालय भी ये सारी चीजें रोज देखता है, रोज पढ़ता है, मीडिया के जरिए उसको बहुत सारी चीजें देखने, सुनने, समझने मिलती है, और जो याचिकाएं उनके सामने आती है उनको भी न्यायालय देखता है। तो ये जो अभी महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह की बातचीत हुई और जिसपे डबल इंजन सरकार पे जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वो निश्चित रूप से वो बताती पूर्ववर्ती टिप्पणियों को लेकर भी कुछ टिप्पणियां ऐसी है कि आप अंधे हो सकते हैं, हम अंधे नहीं हो सकते। कोर्ट ने पहले इस तरह की टिप्पणी की कि सरकार अंधी हो सकती है, पर हम भी आंख पे पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमको सबको देखना है, न्याय सबके लिए है, और न्याय में किसी को कोई भेदभाव नहीं है। वो कोई पार्टी, कोई रंग देखकर न्याय नहीं करती। इसीलिए लोगों को लगता है कि हमारे पास यदि कोई अंतिम विकल्प है तो वो न्यायालय है। इसलिए लोगों की सामर्थ्य हो ना हो, वो कोर्ट में जाते हैं, महंगे वकील करते हैं और अपनी बात रखते हैं। बहुत सारे लोग जनहित याचिका भी लगाते हैं और बहुत सारी चीजों पे लगाम भी लगता है, और न्यायालय निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता है। तो ये जो मामला है नागालैंड का, जहां पे महिला आरक्षण की बात हो रही थी और ये आरक्षण महिलाओं को नहीं मिला, हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में क्या सोचती हैं। अगर हम पंचायती राज अधिनियम जो कांग्रेस का लाया हुआ है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है, पर विधानसभा और लोकसभा में कितनी बार महिला बिल आया पर कोई भी उसको पास नहीं होने दे रहा है। जबकि अलग अलग पार्टियों में बहुत सारी महिलाएं नेतृत्व करती हैं, पर महिला बिल 50% में पास नहीं हुआ। पंचायती राज में हो गया,
अभी नगरीय प्रशासन में भी 50% की व्यवस्था होने जा रही है। पर हम देखते हैं कि हमारी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, और जहां आरक्षण है वहां भी पुरुषवादी जो समाज है वो महिलाओं में कोई सरपंच पति हो जाता है, कोई पार्षद पति हो जाता है, वहां पर भी उनका हक मानना चाहते हैं। ऐसे में यदि किसी राज्य में पूरे आरक्षण को एक नए सिरे से गोल कर दिया जाए और वो भी केंद्र सरकार की जानकारी में हो, तो निश्चित रूप से कोर्ट इस तरह की तल्ख टिप्पणी करेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि कोर्ट तल्ख टिप्पणियां सरकार पे करते रहे हैं। इसके पहले मैंने जैसे कहा कि बहुत बार सरकार पर जो कामकाज पर लेकर कोर्ट ने अलग अलग टिप्पणी की है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे निर्णय को हम कोर्ट कर सकते हैं, पर हमारी भी अपनी एक समय सीमा होती। पर मूल मुद्दा यह है कि जो चारों हमारे सिस्टम के पार्ट हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, तो ये सारे जो हमारे तंत्र हैं, ये सारे तंत्र जिनकी जो भूमिका है, अगर वो भूमिका सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो लोकतंत्र और मजबूत होगा। और खास करके जो हम जिस मीडिया की बात करते हैं, चौथा स्तंभ, दरअसल सबसे आसान है चौथे स्तंभ के पास पहुंचना, पर धीरे धीरे वो भी कठिन हो रहा है, क्योंकि उसका भी अपना एक एजेंडा है। तो आम आदमी के पास सबसे सरल और सुलभ साधन यदि कोई है तो वो मीडिया है। पर मीडिया में भी कई बार उस तरह से बात नहीं होती, या मीडिया अगर बात भी रखता है तो कई बार उसको अंजाम तक नहीं पहुंचता। पर न्यायालय को सजा देने का अधिकार है, और जो सजा दे सकता है, जो आपको चुनाव से बाहर कर सकता है, जो आपको जेल भेज सकता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका डर है। पर पूरी दुनिया में इस समय जो भी सत्ताएं हैं वो लगातार न्यायालय के खिलाफ जा रही हैं। उनको लगता है कि हमारा एक अधिकार होना चाहिए, सब चीज हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। पर जहाँ पे लोकतंत्र है, वहां पर लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं, अगर वो सब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, सुरक्षित रूप से काम करेंगे, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जो कोर्ट है, खास करके हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो किन किन मामलों में लगातार सरकार को फटकार लगाता रहा है। अभी हमने देखा कि जो विचाराधीन कैदियों के ट्रायल को तेज करने की बजाय लंबित मामलों के लिए न्यायिक व्यवस्था की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि आप अपनी ड्यूटी तो नहीं कर रहे, लेकिन अदालती कार्रवाई में वक्त लगा के न्याय में देरी कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय को इस मामले में कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर वो सवाल उठा रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो थे, उन पर उन्होंने कहा कि सरकार से कहिए न्याय व्यवस्था की आलोचना करना बंद करें। जस्टिस लूकर ने राज्य सरकार से पूछा कि जेलों में बंद कैदियों की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाएं। अभी हम देखते हैं कि ईडी का जो कार्यकाल बढ़ाने की बात हुई, तो प्रवर्तन निर्देशालय, जिसमें संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया जा रहा था, उसको अवैध करार दिया। शीर्ष अदालत ने जो मिश्रा के एक्सटेंशन को अवैध बताने के बाद कहा कि ईडी निर्देशक का पद 31 जुलाई 2023 के बाद बने रह सकते हैं। जो बाकी जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि 21 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनके खिलाफ फैसला दिया। अब उसके बाद कार्यकाल का विस्तार नहीं करना था। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास ईडी निर्देशक का कार्यकाल विस्तारित करने की शक्तियां हैं, विधायिका के पास अदालत के फैसले को पलटने का अधिकार होता है। ये सबके हित वाला फैसला है। इसमें साफ साफ कहा गया कि कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने इनके एक्सटेंशन को गलत माना, फटकार लगाई। दिल्ली दंगा केस में यूपीए के कई जो आरोपियों थे, उनको जमानत देते हुए केंद्र सरकार पर कड़ी फटकार लगाई। हथियार के बिना प्रदर्शन करना मूल अधिकार है, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं। ये जस्टिस ने कहा कि कोई भी आदमी यदि प्रदर्शन करता है और वो बिना हथियार के करता है, तो उसको ये राइट है, क्योंकि हमारा संविधान हमको कहता है कि हम अपने चीजों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। तो लगातार हम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के को भी फजियत की। उसने, जब हमारे यहाँ कोरोना था, तो ऑक्सीजन को लेकर कोर्ट ने जो है लंबी बहस चली और कई बार खरी खोटी जो है वो सुनाई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और केंद्र सरकार ऐसा लग रहा था कि मौत को लेकर बेफिक्र है, या आंखें बंद किए करने का आरोप भी लगाया। और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में यदि कमी होगी तो हम टांग देंगे। यहां तक कि शब्द भी कहना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि आइवरी टावर में रह रहे हैं आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो ऐसी जो फटकार है, ये चाहे हाई कोर्ट हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए टीका खरीदने की जिम्मेदारी राज्य पे छोड़ दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी जम के फटकार लगाई। उसने कहा कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी क्या है, आपने 18 से 44 साल कैसे तय किया, आपने 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया है, तो वैक्सीन खरीदने का जिम्मा आप राज्यों पे क्यों छोड़ रहे हैं। तो लगातार हम देखते हैं
कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो लगातार, चाहे कोरोना जैसा महामारी हो, चाहे वो बाकी रूटीन की बात हो, कहीं ना कहीं वो हर मामले में उन्होंने अपनी भूमिका बताई है, हस्तक्षेप किया। डिजिटल डिवाइड का को लेकर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईना दिखाया। को जो कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किए जाने की अनिवार्यता पे उन्होंने उस समय गंभीर प्रश्न खड़े किए थे कि नीति निर्माताओं को जमीनी परिस्थितियों से वाकिफ होना चाहिए और उसी के मुताबिक उनको नीति बनाना चाहिए। तो कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भी कई बार डिजिटल इंडिया की जो बात चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके झारखंड, राजस्थान में आप कैसे डिजिटल इंडिया को लागू करेंगे। तो ये बहुत सारे मामले हैं जहां कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, और वो लगातार जो है महामारी की बात हो या ईडी की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, सभी जगह कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि सूचनाओं पर रोक लगाना न्याय की बुनियादी अवधारणा के खिलाफ है। किसान आंदोलन पे हुए सुप्रीम कोर्ट में गिरा केंद्र ने जो है, जब 3 कृषि कानून लाए थे, उस दौरान केंद्र सरकार को फटकार पड़ी। तो किसान का मुद्दा, जैसा मैंने कहा कि चाहे मामला किसान का हो, चाहे मामला कोरोना से पीड़ित लोगों का हो या डिजिटल इंडिया का हो, हर जगह लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, न्यायालय वो उसमें कहीं ना कहीं फटकार लगाती है। अपील में देरी जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि ये घूमने की जगह नहीं है। जब आप चले आए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के 737 दिन बाद आप माफी मांगते हुए आप यहाँ आ रहे हैं, तो ये कोई घूमने की जगह नहीं है जो आपका जब भी जी चाहेगा आप चले आएंगे। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की पीठ ने देरी के लिए लोगों ने उनसे माफी मांगी और 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। तो हम देख रहे हैं कि न्यायालय बहुत सारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सीवीसी की रिक्तियों पर 3 सप्ताह में उसने जवाब मांगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग में अरसे से खाली जो पद थे उसको लेकर केंद्र ने नोटिस जारी किया। तो लगातार, चाहे मैंने कहा कि हर मामले में, तो कई बार ये सोचना पड़ता है कि क्या सरकारों में रूटीन के काम नहीं होंगे? क्या बिना न्यायालय जाए लोगों के काम नहीं बनेंगे? क्या नियुक्तियों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा? 1 रैंक 1 पेंशन के बकाये को लेकर भी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कानून अपने हाथ में ना ले, नोटिफिकेशन लेना होगा। ये भी 1 रैंक 1 पेंशन पे केंद्र सरकार को उन्होंने झटका दिया और 25 लाख पूर्व सैनिकों की बकाया पेंशन का भुगतान करने के लिए नोटिफिकेशन जो रक्षा मंत्रालय ने निकाला था उस पर फटकार लगाई और तत्काल प्रभाव से उसे वापस लेने को बता दें। तो ये जो 4 किस्तों में देने की बात की विज्ञप्ति निकली थी उस समय, तो मैं कह रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि लगातार सरकारों द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो उससे आम आदमी असंतुष्ट है या बहुत सारे लोगों को लगता है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है हस्तक्षेप करना पड़ता है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्टों को जजों की नियुक्ति में देरी पर भी केंद्र सरकार को उनको फटकार लगानी पड़ी, क्योंकि कॉलेजियम की ओर से जो भेजे गए नामों को मंजूरी देने में देरी हो रही थी। तो अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कॉलेजियम से भेजे गए नामों पे अभी तक सरकार ने मंजूरी क्यों नहीं दी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कि लगातार न्यायालय जो है वो सरकार को फटकार लगा रहा है और सरकार बार बार कोर्ट में जा रही है और कोर्ट कई बार उनको सचेत भी कर रहा है, और पर ये लगातार टकराहट जारी है। इस बार चूंकि नागालैंड में महिला आरक्षण को लेकर ये ताजा फटकार है और केंद्र और राज्य में एक सी सरकार है, इसलिए जो डबल इंजन की सरकार है जिसकी बात लगातार केंद्र सरकार कह रही है, और अभी चुनाव में जिन राज्यों में विपक्षी सरकारें, वहां पर चुनाव में ये नारा भी है कि आप हमें जिताइए, अगर केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ पर तेजी से विकास होगा। पर सुप्रीम कोर्ट में जो रूलिंग आई है, जो टिप्पणी आई है, वो बताती है कि सरकारें केंद्र और राज्य में एक सी क्यों ना हो, पर काम करने का अगर तौर तरीका नहीं बदलेगा तो उससे आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। नमस्कार।